हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सैनंदन कुमार ठाकुर एंड टुडे आज हम लोग सीखेंगे कि क्या है मेरा एस्टिमेशन कॉस्टिंग का जो यूनिट नंबर 1 का उसका लास्ट पोर्शन। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इनसे पहले एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होता था उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे मेथड्स थे। ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे प्लिंथ एरिया मेथड काम करता है और क्यूबिक कंटेंट मेथड कैसे काम करता है। ये बात आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज के जो ये विशेष तरीके का आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो है, आपको एक चीज़ देख रहा होगा, थोड़ा सा हमारी प्रचार प्रसार की बात है, थोड़ा सा प्रचार प्रसार अगर कर लिया जाए तो देख सकते हैं आप हमारे पीछे एक ऐसा चीज़ लगा हुआ है जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो क्लासेस चलती थी उसका नाम था डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस, उसको सार्थक बनाता है। चूँकि सारी सिस्टम डिजिटलाइज हो चुकी हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी चाहा कि सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए हम लोग भी चीज़ों को डिजिटलाइज ज़रूर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने भी चाहा चीज़ों को डिजिटलाइज करें। जिससे कारण हो ये रहा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो स्टडी करने का जो तरीका है उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सारे चेंजेस में देखने को मिलेंगे। जो स्टडी करने का तरीका है उस तरीके में बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। आपको पूरा एनिमेशन दिखाया जाएगा चीज़ों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे आने वाले चैप्टर से, चूँकि इस चैप्टर का लास्ट हो चुका था इसलिए मात्र 2-3 पेज हम पढ़ाएंगे, तो वो तो पढ़ेंगे ही हम लोग, वो तो बात की बात है। फिलहाल इस चीज़ का जो नोट्स है वो भी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, जो कि लगभग यूनिट 1 का कंप्लीट नोट मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, जो कि 5th सेमेस्टर के जो ग्रुप है उसमें। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों के पीछे जो चीज़ लगा हुआ है उसमें हम लोग काम कर रहे थे, जिस कारण हम लोग बिजी थे। हम लोगों को भी एक बहुत अच्छा जिज्ञासा रहती है कि आप लोगों के साथ आए और किसी विशेष मुद्दे पर बहुत अच्छे तरीके से बात करें। तो पहली बात आती है कि आज हमने एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मुद्दा क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मुद्दे थे। मेरे पास टॉस थे, मेरे पास स्टील थे, मेरे पास एरिगेशन थे, हाईवे थे। तो मैंने एस्टिमेशन कॉस्टिंग का मुद्दा क्यों सेलेक्ट किया? मैंने इसलिए सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स क्योंकि आज की दुनिया में जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो दुनिया है वो इतना बेहतर है, इतना इसका इम्पैक्ट है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसका कुछ मत कहिए। मतलब ये है कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो उसमें एस्टिमेशन कॉस्टिंग बहुत बेहद पैमाने पर पूछा जाता है। इसलिए थोड़ा ये मुद्दा ज्वलंत था, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट भी ऑब्वियस ये मुद्दा ज्वलंत था, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो आइए, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है PDF फॉर्मेट में दिख रहा है ना। आगे से ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई चीज़ें PDF फॉर्म में दिए जाएंगे। आगे से जो भी चीज़ें दिए जाएंगे उसका एक प्रिंट आउट सिस्टम आपको मिलेगा, राइट। कैसे प्रिंट, उसका जो टाइपिंग सिस्टम जो है आपको दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को लिखने में कोई एरर ना हो। ऐसे भी ये जो चीज़ लिखा हुआ है फुली सैंक्शनड है मेरे द्वारा, हमने इसको सैंक्शन किया है और मैंने ठीक ठाक से इस चीज़ को देखा है और कह सकते हैं कि मेरे द्वारा ही बनाया गया ये नोट है। चलिए, तो हाउएवर जो भी है पढ़ाई की दुनिया की में हम आते हैं और हमें आशा है कि आप हमें इस विशेष देर के लिए ज़रूर माफ़ कर देंगे, क्योंकि समय कुछ ठीक प्रकार से नहीं चल रहा था और इस बीच में हम लोगों को ये सेटअप करना पड़ा था, है ना। और अतरज की बात तो ये है कि जब मैं इस पर क्लास ले रहा था, है ना, तो बच्चे का कमेंट आता है, सर डिजिटल बोर्ड कितने रुपये में दिया है। बच्चे ये पूछते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड कितने रुपये में दिया है, जबकि उनको पढ़ना ये चाहिए कि डिजिटल बोर्ड में कितना वो लाभ उठा सकता है, कितना वो चीज़ को पढ़ सकता है। बच्चे पूछते हैं सर डिजिटल बोर्ड में, और वो ऐसे नहीं पूछते हैं, वो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं कि डिजिटल बोर्ड कितने रुपये में दिया है। तो अगर आप लोगों में से किसी बच्चों को ऐसा प्रश्न है तो पर्सनली कॉल कीजिए। यूट्यूब पर इस प्रकार की कमेंट है ना, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं व्हाट आई वांट टू सी यू। तो चलिए, इस चीज़ में हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट होता है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, आज से पहले हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, और जब मैं टाइप्स ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट पढ़ाऊँगा तो मैं एक चीज़ ज़रूर पढ़ाऊँगा कि जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग करते थे
जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग करते थे उसके बहुत सारे टाइप्स हुआ करते थे, है ना। जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हम लोग करते थे उसके, है ना, अगर टाइप्स के बारे में चर्चा करें तो इसके, है ना, 2 टाइप्स होते थे, है ना। कितने टाइप होते थे स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स होते थे। एक होते थे एस्टिमेट, एक होते थे अप्रॉक्सीमेट। और एक होते थे डिटेल्ड। ठीक है, एक होते थे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और दूसरा होता था डिटेल्ड एस्टिमेट। मैंने ये जो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट आपको दिख रहा है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में मैंने पूरी चीज़ें पढ़ रखी है। मैंने अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के बारे में पूरी चीज़ें जानकारी कर रखी है, जो भी चीज़ें आनी थी मैंने उसको देख लिया है। और आज से हम लोग इस विशेष के बारे में चर्चा करेंगे, ये एस्टिमेट कहाँ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में आज से हम लोग चर्चा करेंगे और ये चर्चा आज ही खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग प्रोसीड्योर देखेंगे उसका, है ना, और उसके बाद उसका तरीका देखेंगे कि कैसे निकालते हैं और तरीका के कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं डिटेल एस्टिमेट निकालने के। आपको बता दें कि आपका जो सिलेबस है एसबीटी का बहुत है कम सिलेबस है और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही चीज़ें पढ़ लीजिएगा तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये काफ़ी है, राइट। तो जैसे कि मैं ये फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट दिन जब आऊँगा तो सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट भी कंप्लीट करने में मुझे देरी नहीं लगेगी। तो स्टूडेंट्स, डिटेल एस्टिमेट में हम लोग ये जाने थे कि डिटेल एस्टिमेट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जो मेरा कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें हम लोग उसके प्रत्येक पार्ट का डिटेल निकालते हैं। ये कहिए कि डिटेल एस्टिमेट मतलब कि कभी ऐसा होगा जो कि डिटेल एस्टिमेट एग्जैक्ट कॉस्ट हमको नहीं देगा, है ना। और वो क्यों नहीं देगा हम लोग आगे आने वाले चीज़ों में चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल एस्टिमेट को भी अफेक्ट करने वाला बहुत सारा फैक्टर आ गया है इस दुनिया में। इस दुनिया में ये कहिए कि क्या नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का जो पैरामीटर्स होता है वो चेंज करता रहता है, जिस कारण डिटेल एस्टिमेट भी अफेक्टेड हो जाता है। कभी कभी फ्लक्चुएशन ऑफ रेट देखने को मिलेगा आपको, तो कभी कभी मटेरियल अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको मटेरियल को अवेलेबल करवाना पड़ेगा, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग चाहिए। तो इन सब चीज़ों के कारण डिटेल एस्टिमेट भी प्रभावित हो जाता है। वो आने वाली चीज़ें हम लोग देखेंगे। आज का जो चीज़ है वो ये कहता है कि डिटेल एस्टिमेट में हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं कि डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए चाहिए क्या, ये कि होता क्या है। ये तो होता क्या है वो तो हम लोग पहले चर्चा कर लिए थे। तो डिटेल एस्टिमेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उस चीज़ को अगर आप देखें तो आपको पहला जो चीज़ मिलने वाला है स्टूडेंट्स, आपको पहला जो चीज़ मिलने वाला है ये मिलेगा, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो तरीका है, क्या ये कहिए, आपके पास जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के जितने भी एलिमेंट उसमें यूज होने वाले हैं उस सबका स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए, है ना। कहने का मतलब डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि मेजरमेंट जो हम लोग यूज करेंगे उसका किसका यूज करेंगे मेजरमेंट, जो भी हमको चीज़ बनाने रहेंगे। जैसे कि मेरे पास उसका ड्राइंग पेपर चाहिए, है ना, ड्राइंग पेपर चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें लोकली अवेलेबल है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। मतलब ये कि मेजरमेंट का हमको कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, मापन की पूरी सुविधा चाहिए, तभी जाके हम डिटेल एस्टिमेट को बना पाएंगे। दूसरी बात ये होती है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट इज डन बाय यूजिंग द ड्राइंग ऑफ द वर्क एंड प्रिपेयर इन ए टेबुलर फॉर्म। आपको बता दें कि ये डिटेल एस्टिमेट आपको देखने को मिल रहा है, इसका एक फॉर्मेट होता है जो कि मैंने, है ना, इससे पिछले लेक्चर्स का जो सिस्टम था उसमें बता रखा था कि उसमें क्या होता है, हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, क्वांटिटी, है ना, उसका रिमार्क्स लिखते हैं या फिर ये डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो वो उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट, जो मतलब कि जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है उसका कहते हैं कि वो मेरा डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट है। तो उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं। वो जो टेबुलर फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार का होगा, है ना, वो कुछ इस प्रकार का होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे बना दीजिए, इसमें आइटम नंबर यानी कि सीरियल नंबर रख दीजिए, है ना, SI नंबर और 1 2 3, है ना, 1 2 3, जो इसमें आइटम नंबर होगा उसमें इसमें आइटम का नेम ऑफ द आइटम, है ना,
तो उसका लेंथ रख दीजिए, है ना, उसका नंबर रख दीजिए पहले, लेंथ, विड्थ, हाइट, है ना, उसके बाद यहाँ आ जाएगा क्वांटिटी, आगे जाके आ जाएगा रिमार्क्स, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्वांटिटी हो जाएगा। रिमार्क्स में आप उसको कैसे प्राप्त किए हैं वो सब चीज़ें लिखना पड़ता है। तो हम जब ये डिटेल एस्टिमेट को करेंगे, है ना, तो हम लोग उसमें देखेंगे ज़रूर। तो डिटेल मेजरमेंट में क्या होता है कि आपको चाहिए क्या, डिटेल एस्टिमेट प्राप्त करने के लिए आपको चाहिए मेजरमेंट का डिटेल, पहली बात। दूसरी बात चाहिए एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि क्या आपको एक्सपेंसेस होने वाले हैं, है ना। मतलब कि जो एस्टिमेटेड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट कहने का मतलब ये है कि जो हम मेरा एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा उसका एक आइडिया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो डिटेल्स मतलब कि मेजरमेंट डिटेल फाइंड किए हैं, उस मेजरमेंट डिटेल पर हम लोग अब रेट अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, रेट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हमको उसका कॉस्ट मिल जाएगा। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगा, इन दिस स्टेज द कॉस्ट ऑफ द वर्क इज कैलकुलेटेड इन अ टेबुलर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटेड क्वांटिटी इन द प्राइमिटिव स्टेज। मतलब कि जो प्राइमिटिव स्टेज कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले का स्टेज ये था, दिस इज द प्राइमिटिव स्टेज। डिटेल एस्टिमेट का जो डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट और कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये जस्ट इससे पहले होता है। पहले मान चलिए कि कोई वर्क हो रहा है, कोई बिल्डिंग है जिसका क्वांटिटी आपने निकाल रखा है, क्या कोई बिल्डिंग है जिसका आपने क्वांटिटी निकाल रखा है, मान चलिए क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो आपको आ गई, मान चलिए 10 मीटर क्यूब। मान चलते हैं कि 10 मीटर क्यूब ब्रिक आपको लगने वाला है, छोटा सा काम है, ठीक है। इतना क्वांटिटी आपको मिल गया। आपको पता होना चाहिए कि अगर मान चलिए हम 1 मीटर क्यूब के लिए हम खर्च करते हैं, 1 मीटर क्यूब का खर्च हमारे पास है मान चलिए 1000 रुपया, है ना। तो 10 मीटर क्यूब का जो खर्च होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस से निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, जिससे जितना 100 से मल्टीप्लाई करें 1000 से। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो मेजरमेंट मिल रहा है फर्स्ट स्टेप में, उससे मेजरमेंट का आप कॉस्टिंग करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको तो ये बात पता चला कि जो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है ये दोनों चीज़ों का एक प्रकार का समेशन होता है, डिटेल एस्टिमेट, ठीक है, जिसमें हम लोग मेजरमेंट भी निकालते हैं और उसका कॉस्टिंग भी करते हैं, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि जो ये डिटेल एस्टिमेट है वो कितने टाइप्स के होंगे, है ना, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ दिस टाइप्स ऑफ डिटेल एस्टिमेट, ठीक है। तो डिटेल एस्टिमेट्स के टाइप्स के बारे में चर्चा करें तो पहला आएगा रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। होता यह है स्टूडेंट्स कि हम चीज़ों को ये इसलिए पढ़ देते ताकि आपको हो सकता है कहीं स्पेलिंग एरर लगे आपको, अपने से जब पढ़े तो प्रोनाउंसिएशन में डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए हम इस चीज़ को पढ़ देते हैं, राइट। बाकी सब चीज़ें तो ग्रुप में है ही, बात यहाँ पर मात्र और समझना है, जो भी आप समझ सके बेहतर रहेगा। तो ये 4 जो टाइप है उसमें पहला टाइप के बारे में कह रहा है कि ये रिवाइज एस्टिमेट है, दूसरा टाइप कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एस्टिमेट है, जो बचा हुआ दो भी है वो कुछ कह रहा है। कहने का मतलब है कि रिवाइज एस्टिमेट अब क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज़ को, अगर आप नए बच्चे हैं तो इस चीज़ को लिख लीजिए, ठीक है। अब है इस चीज़ के बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना, देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ये आ गया, ठीक है। चूँकि इसमें का जो मेरा स्लाइड है उसका पेज सेटअप ठीक नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस काम से रखिए। मतलब ये जो चीज़ है आप वैसे भी देख सकते हैं, इसमें पेज नंबर एडेड है ऑलरेडी 212। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि रिवाइज एस्टिमेट लिखा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे कि रिवाइज एस्टिमेट आखिरकार होता क्या है और ये कब जरूरी पड़ता है रिवाइज एस्टिमेट बनाने का। रिवाइज एस्टिमेट भी एक प्रकार का डिटेल्ड एस्टिमेट ही होता है। उसमें होता ये है स्टूडेंट्स कि मान चलिए आपने किसी बिल्डिंग का खर्च निकाला, आपने किसी बिल्डिंग का मान चलते हैं खर्च निकाला और वो खर्च मान चलिए 1000 रुपीज़ आया, नहीं 1 लाख मान लेते हैं, 10,000 हो गया, 10 लाख 1 लाख मान लेते हैं, इतना आपको वो इस बिल्डिंग का खर्च आया, ठीक है। इस खर्च में मान चलिए आपने ऐसा देखा कि जो बिल्डिंग, आप जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसमें बहुत दिन लगते हैं। तो आपने देखा कि काम जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसमें होता ये है
कि आप जब काम को करवा रहे हैं उसमें समय समय पर निरीक्षण होता है उस काम का कि काम का स्टेज क्या है। मान चलिए जो इनिशियल स्टेज में जो वर्क हो रहा है उसमें जो खर्च हो रहे हैं वो हमारे द्वारा तय किए गए एस्टिमेटेड कॉस्ट से कुछ अल्टर्ड रूप में खर्च हो रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। मान चलिए कोई काम किया जाना है, ये जो काम किया जाना है वो 6 महीने का काम है, 6 मंथ का काम है ना। और आप जो इसमें कर रहे हैं क्या, इस 6 मंथ के काम में आप क्या कर रहे हैं कि ये जो 6 मंथ का काम है उसमें आपने निरीक्षण किया 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद आपने देखा, ठीक है, 1 मंथ के बाद आपने देखा कि ये जो 6 मंथ का काम है, 1 मंथ के बाद आपने देखा कि जो खर्च हो गया है लगभग 50,000 रुपया हो गया है। मान चलते 50,000, तो एक और 0 आ जाओ। मान चलते हैं कि इस 1 मंथ का जो काम है उसका कितना कॉस्ट है, 50,000 रुपये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 50,000 रुपया है आप 1 मंथ में खर्च कर देंगे। और आपने ये एस्टिमेट तय किया था पहले, जब आप ये एस्टिमेट बना रहे थे उसमें आपने तय किया था कि जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था हमारा 1 मंथ के समय में वो होना चाहिए था लगभग मान चलिए 25,000। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं कि जो 1 मंथ का एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है मेरा 25,000 है और जो वर्तमान में खर्च हो चुकी है वो 50,000 रुपये खर्च हो चुका है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो मेरा तय रेट था, तय जो खर्च था, तय जो एक्सपेंसेस था उसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है हमको। तो इस केस में क्या होता है कि आपको ये आप देखिए यहाँ से 1 महीने में इतना खर्च हो गया है ना, इतना खर्च हो गया 1 महीने में, तय आप इतना ही किए थे। तो बाकी बात ये इसका मतलब ये है कि जो आपका डिटेल एस्टीमेट तैयार किया गया है उसमें आपको कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास पैसे कम हो सकते हैं। ये तो मैंने कहा कि एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ गया है, कोई बच्चा कहेगा सर कि एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ गया है तो ये चीज़ें प्रोविज़न है। अगर मान चलिए एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट नहीं बढ़ गया तो मान चलिए मेरा इस समय का जो एस्टिमेट है वो मान लेते हैं, वो है इस समय का जो एस्टिमेट है उसको हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये है किसी केस में 60,000 रुपया। आप केस 1 और केस 2 को देख रहे हैं। किसी केस में ऐसा था कि एस्टिमेटेड कॉस्ट 60,000 रुपया था तो मेरा खर्च 85,000 हुआ। किसी केस में ऐसा हुआ कि एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरा 25,000 था तो खर्च 50,000 हो गया। मतलब कि खर्च घट भी सकता है और खर्च बढ़ भी सकता है। तो जब खर्च बढ़ जाए या फिर घट जाए उस केस में आपको सप्लीमेंट ये जो है एक विशेष प्रकार की एस्टिमेट को इन्वाइट करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब आपके दिमाग का जो जंक है वो क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, टाइम में कितना लेता हूँ उस पर बहस नहीं है, बस ये है कि आपको कितना कोई चीज़ कितना क्लियरली समझ में आ रहा है ना। तो जितना आप क्लियरली समझोगे उतना आपको दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये पानी से जो खर्च है बढ़ भी सकता है, खर्च घट भी सकता है। तो दोनों केस में हम रिवाइज एस्टिमेट को इन्वाइट कर सकते हैं। ये करेगा कौन, तो आपका जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा, SDO होगा, वो उसका काम होता है कि ये काम करे, है ना। वो सब चीज़ को निरीक्षण करता रहता है। सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है, सब SDO, उसका काम ही होता है कि सारे वर्क्स जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है उसका सर्वेक्षण करना और उसका एक रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को देना। तो रिपोर्ट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये देगा कि ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि खर्च कम बढ़ रहा है। तो वहाँ से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा सब डिविजनल को उस सब डिविजन में जो काम चल रहा होगा उस पर एक विशेष प्रकार का टेक्निकल सैंक्शन होगा। टेक्निकल सैंक्शन कहने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं और चीज़ों को देखते हैं और उसके बाद एनालाइज करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो मटेरियल अगर एनालाइज करने के बाद फेवरेबल होता है तो उसको पास कर दिया जाता है। तो एक्चुअली ये पास जो करने की जो प्रक्रिया है वो किसी टेक्निकल पर्सन के द्वारा हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं टेक्निकल सैंक्शन या फिर टेक्निकल अप्रूवल।
है। तो टेक्निकल सैंक्शन नाम का एक टर्म था, जैसे कि मैं समझा रहा था। इसका मतलब यही आपको समझना चाहिए, मोटी मोटी बातें ये है कि कोई भी काम करने के लिए जो इंजीनियर्स की एक टोली आती है, जो कि हाई फाई इंजीनियर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि काम को देखते हैं पहले। मतलब कि जो मान चलिए आपको कोई रेलवे ब्रिज बनाना है ना, रेलवे ब्रिज को छोड़िए, मान चलिए आपको कोई ये मान लीजिए आपको कोई तारामंडल बनाना है। तो तारामंडल बनाने के लिए क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे इंजीनियर है, आप किसी विशेष प्रकार का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि अफसरशाही सिस्टम का एक हेड है आप। तो आप क्या कीजिएगा कि जाइए कहिएगा कि आप कहिएगा कि जो भी आपके पास टेक्निकल पर्सन होगा तो कहिएगा कि जाओ देख के आओ तो कैसा चीज़ है, क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या सिस्टम चलने लायक है कि नहीं है। इस सब चीज़ें जाएगा तो एक्सपर्ट सब जाएगा, तो वहाँ से एक्सपर्ट सब कहेगा कि हाँ चीज़ें ठीक हैं, तो कहेंगे इसको टेक्निकल सैंक्शन। एक और होता है सैंक्शन, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कहने का मतलब होता है जो जिले की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है। एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब होता है प्रशासनिक, राइट। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जब आप उससे कोई चीज़ों को लेते हैं, वो उससे जो परमिशन लेते हैं, जब वो आपको अप्रूव करता है तो उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जैसे कि मान चलिए आप अपने विशेष गांव के बाहर एक चिमनी खोलना चाहते हैं, ब्रिक इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि चिमनी खोलने के लिए परमिशन चाहिए फ्रॉम दी पोल्यूशन डिपार्टमेंट से भी, हमारे यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे भी चाहिए। तो ये जो अप्रूव करेगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पुलिस वाला सब जो अप्रूव करेगा, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। जो इंजीनियर अप्रूव करता है उसको बोलते हैं हम लोग ये टेक्निकल सैंक्शन। तो ये टेक्निकल बॉडी होते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन क्या है और टेक्निकल सैंक्शन क्या है, राइट। क्योंकि वो चीज़ें अगर बाद में यूज होंगी तो देखा जाएगा, अभी यूज नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो उसमें मैं ये पढ़ा रहा था कि जो रिवाइज एस्टीमेट वो क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए रिवाइज एस्टीमेट तब हम लोग ये इन्वाइट करते हैं जब पहला चीज़ लिखा गया है उसमें, व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन एस्टीमेट इज एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड बाय मोर देन 5%। जैसे देखिए यहाँ पर केस, ये ऐसा केस था कि कॉस्ट घट भी रहा था, कॉस्ट बढ़ भी रहा था। तो मैं क्या करूँगा कि जब ये रिवाइज एस्टीमेट बनाऊंगा तो उसमें देखूंगा कि कॉस्ट का फ्लक्चुएशन का जो सिस्टम है वो क्या है। When the original sanctioned estimate is exceed likely to exceed by more than 5%. When expenditure exceed more than 10% of the administrative sanction. जो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन होता है उसमें जो हम अगर मान चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन वो तब होता है जब आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट तैयार करते हो, है ना। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट जो तैयार होता है उसमें आप देख लीजिए कि व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स मोर देन 10% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन, जो आपको प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा जो सैंक्शन दिया गया है, अगर उस प्रशासनिक व्यवस्था में अगर आप देख रहे हैं कि 10% का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है तो उसको आप लोग फिर से इन्वाइट कर सकते हैं। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन का अगर 10% होगा तो, और जो है ओरिजिनल सैंक्शन जो एस्टिमेट होगा उसका अगर 5% हुआ तो। उसके बाद कहता है तीसरा नंबर, व्हेन द प्रोपोज्ड मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल इवन हाउएवर द कॉस्ट में बी सेम। स्टूडेंट्स ये होता है कि आप जब साइट पर आप काम कर रहे हो तो एक जो मटेरियल मान लीजिए आपने ब्रिक, विशेष प्रकार का ब्रिक के साइज को आपने ये ऑर्डर दिया है कि वो चीज़ें हमारे साइट पे होना चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं है तो उसको आप रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। तो उस केस में भी आपको एक नए तरीके का, है ना, एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें पैरामीटर्स किसके लिए, रिवाइज एस्टिमेट के लिए। कहता है द रिवाइज एस्टिमेट शुड बी अकम्पनाइड बाय ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट, है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है अकम्पनाइड। अकम्पनाइड कहने का मतलब होता है कि वो किसी चीज़ के असिस्टेंस में होना चाहिए। अगर मतलब कि कोई चीज़ को हम लोग कहते हैं ना कि अगर मान चलिए कहते हैं ना कि अगर आपको जेई का फॉर्म भरना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपके मार्कशीट के साथ। तो हम क्या इसको कह सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट को अकम्पनाइड कर दिए हैं मार्कशीट के साथ। कहने का मतलब किसी के साथ किसी चीज़ को लगा देना। तो ये जो है द रिवाइज एस्टिमेट शुड बी अकम्पनाइड बाय ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट showing the details of each quantity along with reason for the cost variation। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जो जब कॉस्ट वेरिएशन हो रहा है
या फिर कोई भी कारण से जो आप रिवाइज एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं उसका एक डिस्क्रिप्टिव आइडिया देना जरूरी होता है कि हाँ ऐसा कारण था, इस कारण रिवाइज एस्टीमेट दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आती है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की। तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के आने का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं तो जो आप शटरिंग वगैरह करते हैं, तो ये शटरिंग वगैरह होता है, इस सबका जो कॉस्ट होता है फ्लक्चुएट करता रहता है ना। लेबर का सबका जो कॉस्ट होता है वो सब फ्लक्चुएट करता रहता है। मतलब कि इस केस में जो आप प्रपोज किए रहेंगे उसके वो जो होता है उसके अनुसार नहीं चलेंगी आपकी, है ना। आपने प्रपोज किया है 60,000, मान लीजिए 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर लगेगा हमको शटरिंग का, लेकिन एरिया के डिपेंडेंसी के अनुसार वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो उस केस में आपका जो मेन एस्टीमेट है, डिटेल एस्टीमेट, उसको सपोर्ट करने के लिए एक अन्य एस्टीमेट की आवश्यकता पड़ती है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री एस्टीमेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के बारे में। तो इसको मैं पढ़ देता हूं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहता है इट इज एन एडिशनल फ्रेश डिटेल्ड एस्टीमेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द ओरिजिनल एस्टीमेट टू फैसिलिटेट द एडिशनल work in the support of original work. For sanction, the abstract include the original estimate and supplementary estimate in the total estimate. ठीक है, मान चलिए आपको अब सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की आवश्यकता पड़ी है और ये चाहिए कि आपको मेन वर्क को सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मान चलिए ये मेन वर्क का कॉस्ट है ना, और उसको सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए इतना रुपया, मान चलते हैं ये रुपया आपको चाहिए इसको सपोर्ट करने के लिए, इस मेन वर्क को। तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स कि आप जो नया एस्टीमेट देंगे जिसको टेक्निकल बॉडी सैंक्शन करेगा, वो क्या होगा, इसको और इसको दोनों में आपस में जोड़ देंगे, तब जाके एक नया एस्टीमेट देंगे। ये कॉस्ट और ये कॉस्ट जुड़ा होना चाहिए। मतलब कि जो डिटेल एस्टीमेट है और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट है उस दोनों को जोड़कर तब जाके टेक्निकल सैंक्शन होगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब टेक्निकल सैंक्शन हो जाएगा उसके बाद काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी, तो इस चीज़ को भी आप राइट डाउन कर लीजिए, बेटर होगा, है ना। तो नेक्स्ट चीज़ें हैं क्या, नेक्स्ट जो स्लाइड आपको आने वाला है ये होगा, है ना। इसका साइज तो बढ़ गया। नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाला है आपका ये है, तो मैं इसका साइज जो है घटा दूंगा, है ना। ये था, चलो इसका साइज थोड़ा सा माइनस कर दो, है ना, ताकि जो ये तो लिखा रहा है इस पे, राइट। अब इसको हम यहाँ से यहाँ हटा कर रख देंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं। चलो, तो आपको दिख रहा होगा ये सब चीज़ें, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट तब हम लोग लाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन वर्क इज अंडर प्रोसेस एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सम वर्क इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर रिमेनिंग वर्क इज नॉट फिजिबल। मतलब कि आप देखिए, मैंने तो रिवाइज एस्टीमेट पहले डाला था, अब क्या होगा कि हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में भी कुछ ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल गया, रिवाइज एस्टीमेट में भी कुछ ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल गया। तो उस केस में क्या होगा, मतलब कि आपको जो सप्लीमेंट्री कॉस्ट चाहिए था उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल गया, आपको जो डिटेल एस्टीमेट था यानी कि रिवाइज एस्टीमेट भी तैयार करना पड़ेगा। तो उस केस में दोनों को हम लोग कंबाइनली बुलाते हैं और उसके बाद टेक्निकल सैंक्शन होगा, तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट। कैसे कि when work is under process and after execution of work it is observed that the remaining work is not feasible in the cost point of view, then the amount of original estimate is revised by the competent authority. competent authority कहने का मतलब है वही जो आपका क्या बोलते हैं उसको, competent authority जो है आपको ये जो दिख रहा है, ये जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये वो है जो SDO होगा। रिवाइज किया जाता है किसके द्वारा, कंप्यूटेंट अथॉरिटी, मतलब जो एसडीओ होगा जो कि वर्किंग एलिमेंट होगा उसके द्वारा इसको रिवाइज किया जाता है। ठीक है, बाय द कंप्यूटेंट अथॉरिटी सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट इज देन प्रिपेयर्ड एंड फेस टेक्निकल सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड। और उसके बाद आपको क्या होगा, देखिए अब मैंने आपको अभी बता रहा था कि मान चलिए सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आ गया, रिवाइज एस्टीमेट आ गया, अब दोनों चीज़ को हम लोग ऐड कर देंगे, इस पूरे अमाउंट पर हम लोग क्या करेंगे, टेक्निकल सैंक्शन लगाएंगे, टेक्निकल सैंक्शन लगाएंगे।
तो इस पूरे अमाउंट पर हम लोग क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, टेक्निकल सैंक्शन लगाएंगे। कहने का मतलब ये हो गया रिवाइज एस्टीमेट और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जब दोनों जरूरत हो जाएंगी तो उस केस में हम लोग दोनों को एक साथ लाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट कहने का मतलब नाम से ही जाहिर है ना, नाम से ही जाहिर है कि एनुअल जो रिपेयर और एस्टीमेट मेंटेनेंस एस्टीमेट होगा उसमें होता यह है कि जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो क्या होंगी कि जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो आप मान के लिए कोई वर्क को कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं, वर्क को एग्जीक्यूट कर दिए हैं, तो जो चीज़ें आपको वहाँ से देखने को मिलेगी क्या मिलेंगी कि वर्क काम करने के बाद देखते हैं जैसे कि रोड ही बनता है तो रोड को रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है ना, मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, तो एनुअल रिपेयर होता है। तो एनुअल रिपेयर मतलब कि वार्षिक उसका जो है मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है, तो उसके लिए हमको एक विशेष प्रकार का एस्टीमेट की जरूरत पड़ता है, इसको हम बोलते हैं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। इसको मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने के बाद ये पता चला कि इट इज़ अ डिटेल्ड एस्टीमेट which is prepared to maintain the structure on or work in a proper order and safe condition। मतलब जो आप वर्क किए हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन में मेंटेनेंस करने के लिए ये जरूरत है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल फॉर बिल्डिंग इट इंक्लूड्स वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर्स एक्सेट्रा। जो आप बिल्डिंग बनाते हैं उसको वार्षिक पुताई होती है, रंगाई होती है, तो सब चीज़ें क्या होंगी, वो सब चीज़ें मेंटेनेंस कॉस्ट में एस्टीमेट में आ जाएंगी। ठीक है, फॉर रोड वर्क्स द एनुअल रिपेयर, यानी कि AR जो लिखा हुआ है उसका मतलब एनुअल रिपेयर एस्टीमेट इंक्लूड्स पाथ रिपेयरिंग, पैच रिपेयरिंग। आप देखते हैं रोड पर क्या होता है, बहुत सारा पैच आ जाता है जो आपको थोड़ा थोड़ा सा ये देखने को मिलता होगा, कहीं देखते होंगे गहराई हो जाती है, गड्ढा थोड़ा मिलता होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पैच। तो पैच रिपेयरिंग के लिए होता है, रिन्यूअल्स के लिए होता है कि रोड को अगर रिन्यू करने की आवश्यकता होती है कुछ उसमें होगा। उसके बाद रिपेयर्स ऑफ ब्रिजेज एंड कल्वर्ट्स एक्सेट्रा, जो ब्रिजेज है और कल्वर्ट्स होता है उसको भी रिपेयर करने के लिए आपको ये चीज़ें जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से अब बात आती है सम टेक्निकल टर्म्स इन एस्टिमेशन। तो उसमें क्या होगा आपको स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से पता चल गया है कि चार जो टाइप जो था जो डिटेल एस्टिमेट का वो क्लियर है। अब है क्या कि कुछ टर्म जो होता है यूज होता है इसमें एस्टिमेशन की। मान लीजिए पहला टर्म जो है कंटेंजेंसीज है। तो टर्म जो होगा इसमें कह रहा है कि कंटेंजेंसी का मतलब ये होगा कि आप अगर कोई काम करवा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कोई ऐसा घटना घट जाए जिसका पहले से आपको आइडिया नहीं था, मतलब कोई प्री नोन घटना नहीं हो, ऐसा घटना घट जाए जिसको आप पहले से जानते ही नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए आप साइड पर काम करवा रहे हैं, कोई आदमी ही डेट कर गया, साइड पर काम करवा रहे हैं, मान चलिए कोई मशीनरी जो होगा, तो मशीनरी को हम लोग टूल्स में चर्चा करेंगे। तो आप काम करवा रहे हैं, मान चलते हैं जैसे कोई आदमी का डेथ हो गया, कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया उस काम पे, एक्सप्लोजन हो गया, इलेक्ट्रिक्यूशन हो गया, है ना। तो इस सब चीज़ों के लिए आपको पहले से कोई आइडिया नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग पहले से प्रोविज़न ये कर देते हैं कि मान लेते हैं कि जो मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट है उसका 3 to 5% हम लोग इसमें इसके लिए ले लेंगे, है ना। 3 to 5% हम लोग, है ना, इस प्रकार के कॉस्ट को रखने के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंटेंजेंसीज बोलते हैं, कंटेंजेंसीज। ठीक है, तो कंटेंजेंसीज का मतलब आपको समझ में आया होगा, ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पहले से कोई आइडिया नहीं होता है और ये इंस्टेंटेनियसली आता है, इसको हम लोग कंटेंजेंसीज बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस सब चीज़ों को लिख लीजिए। 3 to 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है क्या, हाँ होना चाहिए नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको ये जो चीज़ दिख रहा है इसमें कंटेंजेंसीज में जो पिछला जो पेज था आप उसको ऐसे देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ इसको, ये लो। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो मेरा है ये मेरा लास्ट सिस्टम होगा इस पेज का, मैंने ये कर दिया। ठीक है राइट स्टूडेंट्स, अब आप देखिए इसमें है क्या कि जो कंटेंजेंसीज के अलावा वर्क चार्ज स्टेबलिशमेंट होता है। क्या होता है, वर्क चार्ज स्टेबलिशमेंट।
तो आप जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे आप वॉचमैन रखते हैं, बहुत सारे लेबर्स रखते हैं, तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर जो आप सुपरवाइजर्स जो वगैरह होगा उसको भी तनख्वाह देना पड़ता है। जितने भी लेबर्स होगा, सुपरवाइजर होगा, मुंशी होगा, उस सबको तनख्वाह देना पड़ेगा। तो उसका जो एस्टिमेट में जो प्रोविजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। तो उसके लिए हम लोग जो प्रोविज़न करते हैं अपने एस्टिमेट में, वो जो प्रोविज़न होता है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास ये प्रोविज़न होता है 1.5 to 2% का, 1.5% to 2%। ये क्वेश्चन इतना बेहतर है, ये खूब पूछता है ना, मतलब कि पेट भर के पूछता है एग्जामिनेशन में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो खुद पूछवे करता है, लेकिन साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें भी खूब पूछेगा। तो किसके लिए क्या प्रोविज़न है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट में क्या लिखा गया, मैं इसको एक बार डील कर देता हूँ। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वर्क प्रोजेक्ट a certain number of work supervisors, munshis, चौकीदार etc. are required to be employed and their salaries are paid from the amount of work charge establishment। और इसके लिए हम लोग ये प्रोविजन करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो मुंशी होगा, जो भी हम लोग चीज़ों को अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे किसी आदमी को, तो उसके लिए उसका रिमोनरेशन देना पड़ेगा। रिमोनरेशन देने का मैंने कहने का मतलब है कि उसका मेहनताना देना पड़ेगा, और उसी रिमोनरेशन यानी कि मेहनताना के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का एक फंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है टूल्स एंड प्लान्स यानी कि TNP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टूल्स एंड प्लान्स, आप लोग अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो ये नहीं समझ लेना ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट भी एक अलग चीज़ है ना, जो कि आपके कॉलेज में एक उसका एक सेल होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कोऑर्डिनेटर रहते हैं। और कोई भी अगर कोई एक्सटर्नल कंपनी आती है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो TNP ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे कि कोई आपका मान लीजिए थोड़ा सा हट के बात कर लेते हैं, तो TNP वो काम करेगा जो आपको मतलब कि कैंपस सिलेक्शन की बात हो गई, है ना, कॉलेज में कोई वेबिनार करवाना है, तो ये सारा काम TNP का है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का। चलिए, तो वहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आपके कॉलेज में था, और हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, टूल्स एंड प्लान्स। तो टूल्स एंड प्लान्स कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं, आप जो चीज़ों को मंजिली कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं कोई साइड पर, तो वहाँ पर है ना पौधे को लगाने की ज़रूरत होती है। तो पौधे लगाने के लिए भी हम लोगों के पास हम लोग एस्टिमेट देते हैं, है ना, और उस एस्टिमेट को हम लोग बोलते हैं टूल्स एंड प्लान्स, यानी टूल्स एंड प्लान्स प्रोविजन के लिए हम लोग उसको देते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, फॉर ए बिग प्रोजेक्ट परसेंटेज ऑफ 1.5 to 1.5%, 1% to 1.5% of the estimated cost is provided in the estimate for the purchase of tools and plants which will be required for the execution of the work। तो टूल्स और प्लांट्स को परचेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका प्रोविजन लाते हैं, और ये अमाउंट भूलिएगा नहीं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं है। अब बात आती है सेंटेज चार्जेज और डिपार्टमेंटल चार्जेस। बात ये होता है कि मान के लिए कोई काम आपने, है ना, RCD यानी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को दिया है, RCD को दिया है, कोई काम आपने इसको RCD को दे दिया, लेकिन पता ये चला कि RCD से वो काम नहीं हो रहा है, तो RCD क्या करेगा, RWD को ट्रांसफर कर देगा, रोड वर्क्स डिपार्टमेंट, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देगा, है ना। मान चलिए जो आपका RCD था, RCD है ना, थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ, है ना, जो आपका RCD था, RCD है ना, वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पर RWD को, है ना, या फिर ये ट्रांसफर कर रहा है मान जाते हैं BCD को, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को। या मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी डिपार्टमेंट से किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होता है तो वहाँ पर कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्योंकि मान चलिए आप RCD में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे किसी रोड का, तो रोड क्या मान चलते हैं वो कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप इसको एस्टिमेट दिए थे RCD को, और RCD ने सारा कुछ प्लानिंग कर रखा था, लेकिन RCD क्या काम करने का जो तरीका है वो RWD से मिल नहीं सकता है, वो चेंज हो सकता है। जैसे कि मान चलिए RWD जो काम करती है ना, क्या RWD जो काम करती है, इसको ले लें, है ना, RWD जो है ये जो काम करती है, इससे काम करने का तरीका कुछ अलग होता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट काम करती है, इसे काम करने का तरीका कुछ अलग होता है।
तो मतलब कि RCD यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को आपने काम दिया था, वो काम ट्रांसफर हो रहा है RWD और BCD में। ये मान चलते हैं पहले किसी में एक में ट्रांसफर हो रहा है, तो इस काम का जो पूरा प्लानिंग ये अपने हिसाब से करेगा, है ना, ये अपना अप्रोच लगाएगा RWD। तो इसी प्लानिंग, इसी अप्रोच के लिए वहाँ पर आपको कॉस्ट बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर आपने कॉस्ट अगर C दिया है तो इस C का लगभग 15% कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगा। लगभग कितना परसेंट बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स? लगभग 15% कॉस्ट जो होगा इसमें बढ़ जाएगा। और 15% कॉस्ट जो बढ़ता है लगभग 10 से 15% कॉस्ट बढ़ता है, वो किस में बढ़ता है? वो मात्र प्लानिंग वगैरह करने में, है ना, जो भी वर्क का प्रोग्रामिंग होगा, वर्क का प्लानिंग होगा, उसको करने में 15% ट्रांसफॉर्मेशन चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि इसमें देखिए, इसमें क्या है, सेंट्रल चार्जेज और डिपार्टमेंट, सेंट्रल चार्जेज और डिपार्टमेंटल चार्जेज क्या है? व्हेन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेक्स ऑफ द वर्क फ्रॉम द अदर डिपार्टमेंट, a charge of 10% to 15% of the estimated cost estimate is required to expense in the designing, planning, supervision, etc. This charge is known as percentage charge. आपको मैंने बताया डिजाइनिंग प्लानिंग के लिए ये परसेंटेज चार्ज है, ये जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस चीज़ को राइट कर लीजिए। अब उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा प्रोविजंस है, प्रोविजंस जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे वो आपको, ये जो वैल्यूज है आप इसको, है ना, भूलिएगा ही नहीं। भूलिएगा तो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारिएगा, ऐसा आपको लगेगा। क्या भूलिएगा तो क्या होगा, आपके पैर में खुद कुल्हाड़ी लगेगा, है ना। ये क्यों नहीं रहा? चलिए स्टूडेंट्स, वैसे भी हम लोग ओवर कर चुके हैं चीज़ों को, तो आपको यहाँ से पता चला होगा कि हम लोग जो यूनिट 1 पढ़ रहे थे वो ख़त्म हो चुका है, तो आपको ये सब चीज़ें पता चल रही थी। ठीक है, चलिए तो आएंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इस सब चीज़ का नोट हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं, ग्रुप में दे चुके हैं। अगला जो यूनिट होगा हम लोग उसमें जानेंगे उसके अनुसार। ठीक है, तो फिलहाल इसके लिए बस इतना ही, है ना। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस एंड बीइंग हियर। आप यहाँ आए, हमारे चैनल पे आए, हमारे ऐप पे आए, हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आए, आपका आना हमें अच्छा लगा, है ना। तो कहीं भी जाइए, है ना, एक वेलकम पाइए, तो यहाँ polytechhub.com जो होगा आपका वेलकम जरूर करेगा। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मस्त रहिए, जहाँ रहिए एकदम टंच रहिए। टंच कहने का मतलब ये है ना, इन द सेंस ऑफ बीइंग फिट रहिए आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे ही। फिलहाल मेरा नाम तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते ही है, तो अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मेरा मार्केट चल नहीं रहा है, हो सकता है इसमें कोई एरर आ गया हो, है ना। तो स्टूडेंट्स चलिए इस चीज़ को हम लोग, ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना। आप सारी चीज़ों को उतार लीजिए। धन्यवाद, है ना, क्योंकि ये नई सिस्टम है, कुछ न कुछ अभी हैबिचुअल नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, फिर मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, है ना। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ।